हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडुटॉप। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपने अपनी जैब में 2026 की प्रिपरेशन जो है ना टाइमली स्टार्ट कर दी है। तो आज की जो हमारी सीरीज है दैट इज अ केस फाइल सीरीज ऑफ पीपीबी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ये सीरीज क्यों लेके आए हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। देखिए, अभी जो रिसेंट एग्जाम आपका हुआ है उसमें 20 to 25 जो थे ना आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको साइकिल पर साइकिल इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे आपके डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक केस स्टडी बना दी, उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस और काफी बड़ी बड़ी केस स्टडी। तो ऐसे में क्या है, क्या सॉल्यूशन है इस चीज का कि हम टाइमली प्रिपरेशन करें और ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करें, या ऐसे सीरीज के थ्रू हम इन केस स्टडीज को सॉल्व करने के ट्रिक्स जानें कि हमारी प्रिपरेशन ना बहुत अच्छे से हो जाए। तो यही ऑब्जेक्टिव है हमारे इस सीरीज को लाने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गार्निशी ऑर्डर। अगेन आई एल टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई वुड से कि आईएबीएफ का एक फेवरेट टॉपिक की लिस्ट में ये एक टॉपिक आता है। और जैसे आप जैब में 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ें और हमें कौन सा 80-90 मार्क्स लेके आने हैं ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अगर कवर कर पाते हैं और उनको हमें ये पता चल जाता है कैसे अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक को कितनी डिटेल में पढ़ना है, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न। कहाँ से हमें पता चला अभी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? प्रीवियस ईयर से ही ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो प्रिपरेशन में। देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो ये फ्री ई बुक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये वाला डॉक्यूमेंट आपकी जैब में 2026 की प्रिपरेशन में। ओके, तो चलिए अब हम अपनी केस स्टडी डिस्कस करते हैं। हमारी केस स्टडी है गार्निशी ऑर्डर पे। तो यहाँ पे सिनेरियोज और डिफरेंट जो हमने लिए हैं, बट जो मेन हीरो है ना यहाँ पे केस स्टडी में वो है मिस्टर निखिल वर्मा। तो इन्हीं के ऊपर ये पूरी की पूरी केस स्टडी रिवॉल्व होगी। तो सबसे पहले बैंक का नाम देख रहे हैं आप यहाँ पे, एबीसी बैंक। तो क्या सिनेरियो है, एबीसी बैंक को रिसीव हुआ गार्निशी ऑर्डर। ये गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, ये कोर्ट की साइड से इशू किया गया एक ऑर्डर होता है। दो तरीके से इशू होता है, सबसे पहले ऑर्डर आता है ऑर्डर नीसी, देन ऑर्डर एब्सोल्यूट। ओके, सिविल कोर्ट की साइड से क्या कंडीशन थी कि जो मिस्टर निखिल वर्मा है ना, इन्होंने पैसा उधार लिया था मिस्टर राजेश शर्मा से और चुका नहीं पाए, नहीं पैसे वापस कर रहे, दिए नहीं। तो बेचारे मिस्टर राजेश शर्मा जी अब क्या करेंगे, वो कोर्ट गए। कोर्ट ने क्या बोला, ऑर्डर पास किया। ऑर्डर निसी बैंक को बोला, जो इनका बैंक है ना एबीसी बैंक, यहाँ पे मिस्टर निखिल वर्मा का अकाउंट है। बैंक से एक्सप्लेनेशन मांगी कि क्यों ना अटैच किया जाए मिस्टर निखिल वर्मा के अकाउंट को, पैसे क्या नहीं, क्यों नहीं दे रहे, वो क्या कंडीशन है इनके अकाउंट की। तो मिस्टर निखिल वर्मा कौन है यहाँ पे, ये है जजमेंट डेटर। ओके, और ये जो मिस्टर राजेश शर्मा है ना, ये कौन हो गया, आपके जजमेंट क्रेडिटर, राइट। तो इनको क्या बोला गया कि अमाउंट अटैच करना है, कितना, 2,40,000 का, जो इन्होंने पे करना था इधर। ओके, इतना हमें समझ आया। और हमें ये भी पता चला निसी ऑर्डर एंड ऑर्डर एब्सोल्यूट, दो तरीके के ऑर्डर पास होते हैं। पहला ऑर्डर होता है आपका ऑर्डर निसी, जिसको प्रीलिमिनरी ऑर्डर बोला जाता है, और कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, तो गार्निशी कौन है यहाँ पे, ये बैंक होता है गार्निशी, जिसको गार्निशी बोलते हैं। अब मिस्टर वर्मा, जो मिस्टर निखिल वर्मा है, इनका एक इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट भी एबीसी बैंक में, जिसमें बैलेंस कितना पड़ा है, 3,60,000। सेम डे ही गार्निशी ऑर्डर जब रिसीव होता है ना, चेक ऑफ 45,000 इशू अर्लियर बाय हिम वाज प्रेजेंटेड फॉर क्लियरिंग। पहले इशू किया था इन्होंने, उसको क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट कर दिया। अब उनका एक कैश क्रेडिट अकाउंट भी है सेम बैंक के साथ, जो करंटली ओवरड्रॉन है बाई 1,50,000। गार्निशी ऑर्डर के बारे में हमें कुछ चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो, एक तो हमें ये समझ आ गया कि कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया जा रहा है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस अटैच होगा, क्रेडिट बैलेंस ही अटैच होता है इस ऑर्डर में। और वैसे तो ऑर्डर में ना अमाउंट स्पेसिफाई किया जाता है कि इतना पैसा अटैच करना है, बट इन केस अगर कोई ऑर्डर आया और उसमें अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो जो एंटायर बैलेंस पड़ा है ना उस पर्सन के अकाउंट में, वो अटैच कर दिया जाएगा। ओके, और सपोज कीजिए कि ऑर्डर रिसीव हुआ मॉर्निंग 10 AM।
उस टाइम मिस्टर निखिल वर्मा के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, 3,60,000 सपोज कीजिए। अब दोपहर के 2 बजे इनके अकाउंट में पैसा आता है 1 लाख, तो क्या 1 लाख अटैच होगा? नहीं अटैच होगा। सब्सिक्वेंट ऑर्डर पे गार्निशी ऑर्डर नहीं लगता। जब ऑर्डर आया 10 बजे, उस टाइम जितना पैसा था उनके अकाउंट में वो अटैच होगा। ओके, तो साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स भी हम बिल्ड करते जाएंगे अपने। देन अब इन एडिशन टू दिस, ये तो हम उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ना, अब इनका एक ज्वाइंट सेविंग अकाउंट भी है। ओके, किसके साथ? वाइफ के साथ। कौन से मोड पे? आइदर और सर्वाइवर मोड पे, जिसमें बैलेंस पड़ा है 5,10,000। राइट। गार्निशिंग ऑर्डर इशू किया गया है मिस्टर निखिल वर्मा के ही नाम पे, पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ज्वाइंट अकाउंट पे ये ऑर्डर आया है। तो हमें क्या पता है कि सिर्फ इनके अकाउंट में आया है, इनके नाम पे आया है। अकाउंट इनका ज्वाइंट अकाउंट है, बट किसके नाम पे है? मिस्टर निखिल वर्मा के नाम पे है। तो इसके ऊपर भी ना हम समझेंगे कि ज्वाइंट अकाउंट में क्या कंडीशंस होती है क्वेश्चंस के थ्रू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो हम ओवरऑल गार्निशिंग ऑर्डर के ऊपर एक केस स्टडी प्रॉपर ले रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड हो जाए। बट हो सकता है इंडिविजुअल सिनेरियोस के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राइट। चलिए, अब और क्या है निखिल वर्मा के अकाउंट की कंडीशन वो जान लेते हैं। मिस्टर वर्मा का एक फिक्स्ड डिपॉजिट भी है 2,80,000 का, जिसके ऊपर बैंक ऑलरेडी लियन है 2 लाख का। कोई एग्जिस्टिंग लोन उनका चल रहा है, और वो फर्निश करते हैं एक बैंक गारंटी किसके भी यहाँ पे? थर्ड पार्टी के, जो वैलिड है, हैज नॉट बीन इन्वोक्ड। और उस गारंटी को क्या शो किया जा रहा है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इन द बैंक रिकॉर्ड। ये क्या होता है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में अराइज हो सकती है, अभी डेट नहीं बना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब ये भी नोट किया गया कि जो मिस्टर वर्मा है उन्होंने मेंटेन किया है एक डिपॉजिट अकाउंट, कहाँ पे? फॉरेन बैंक में, विच इज लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया, जहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है उनके नाम पे। इंडिया वाले अकाउंट्स की तो हमने बात कर ली, बट अब मिस्टर वर्मा के काफी सारे अकाउंट है और एक अकाउंट उनका फॉरेन की ब्रांच में भी है। ठीक है, इंडिया के बाहर। बैलेंस किस में पड़ा है? क्रेडिट बैलेंस है। अब 2 वीक के बाद बैंक को रिसीव हुआ सेकंड कोर्ट ऑर्डर, जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ऑर्डर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रैमिट कर दो, अटैच फंड कोर्ट को दे दो, कोर्ट फिर चुका देगा मिस्टर शर्मा जी को। तो इसे कंफर्म हो गया हमारा गार्निशी ऑर्डर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी कि क्या क्या सिनेरियो है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, गार्निशी ऑर्डर रिसीव किया गया अगेंस्ट मिस्टर निखिल वर्मा, सेम डे चेक इशू किया गया था उनके द्वारा, क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट किया। तो क्या करेक्ट एक्शन ऑफ बैंक है? ऑनर करेंगे चेक, बिकॉज इशू किया गया था बिफोर, ऑर्डर के आने से पहले, या पेमेंट ऑफ चेक स्टॉप कर दी जाती है और ब्लॉक कर दिया जाता है अटैचेबल अमाउंट, या ऑनर द चेक एंड ब्लॉक ओनली फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, या वेट फॉर सेकंड कोर्ट ऑर्डर बिफोर टेकिंग एक्शन। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? बी, स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक एंड ब्लॉक द अटैचेबल अमाउंट। ठीक है, ये क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और गारंटी ऑर्डर में हम बात कर रहे थे ना कि क्रेडिट बैलेंस अटैच होता है जैसे ऑर्डर रिसीव होता है। एक बार बैंक को ऑर्डर आ गया तो कस्टमर का जो मैंडेट था बैंकों की चेक वगैरह पे करो, बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस बैंक को दी जाती है वो सस्पेंड कर दी जाती है। और चेक के रिगार्डिंग क्या रूल्स है, पेमेंट ऑफ चेक के रिगार्डिंग रूल्स क्या, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमने देखा, जो हमारा करंट सिनेरियो था, जो हमारा क्वेश्चन था, उस केस में ना ये चेक प्रेजेंट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा अनपेड, जब तक कि क्लियरिंग टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्लियरिंग टाइम नहीं कंप्लीट हुआ तो उससे पहले चेक क्या कर दिया जाएगा? अनपेड रिटर्न कर दिया जाता है। अब अगर एक और सिनेरियो यहाँ पे होता कि मिस्टर निखिल वर्मा बैंक में गए चेक लेके, कितना? 10,000 का। उन्होंने बोला कि ये चेक की पेमेंट मुझे कैश में कर दो। ठीक है, राइट। अब बैंक ने अपने अकाउंट में डेबिट कर लिया, ठीक है, सिस्टम में, बट अभी कैश की पेमेंट पेंडिंग थी, निखिल वर्मा जी को पेमेंट करनी थी। अब उसी दौरान गार्निशी ऑर्डर आ जाता है, तो क्या बैंक कैश की पेमेंट करेगा निखिल वर्मा को? नहीं करेगा, रोक देगा। एक और सिचुएशन देख लेते हैं। अब जिस बैंक में ये निखिल वर्मा जी का अकाउंट है, एबीसी बैंक में, अब इसी अकाउंट में इनके फ्रेंड, इसी बैंक में इनके फ्रेंड का भी अकाउंट है, मिस्टर रोहन का। तो इन्होंने कहा इंटर बैंक ट्रांसफर कर दो, मिस्टर रोहन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। अब गार्निशी ऑर्डर जब रिसीव हो गया निखिल वर्मा के अकाउंट पे, तो बैंक ये पैसा रोहन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा। बट एक एक्सेप्शन है, क्या है? अगर रोहन जी को इन्फॉर्म कर दिया था बैंक ने कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, तो फिर बैंक को तो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया था, फिर वो रोक सकते हैं पेमेंट।
ओके। अब ऑर्डर निसी क्या था जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑर्डर निसी को प्रीलिमिनरी ऑर्डर बोला जाता है। तो यही यही क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनिशियल ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास किया गया। यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है, क्या मांग रहा है कोर्ट, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। क्यों ना अटैच करें हम निखिल वर्मा जी के अकाउंट को, बैंक से पूछा जा रहा है। और जैसे बैंक को निसी ऑर्डर रिसीव होता है, बैंक क्या करेगा, ये तो निखिल वर्मा जी को इन्फॉर्म कर देगा कि देखो ऐसा ऑर्डर तुम्हारे अकाउंट पे आ गया है। तो बाकी उसका अकाउंट फ्रीज कर देगा, पेमेंट्स रोक दी जाती हैं। फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर नहीं, अभी ये पैसा नहीं रेमिट हो रहा। अभी बैंक कंडीशन बताएगा निखिल वर्मा जी के अकाउंट की, किसको, कोर्ट को। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल डिफरेंस समझे ऑर्डर निसी और ऑर्डर एब्सोल्यूट में, तो ऑर्डर निसी क्या है, प्रीलिमिनरी ऑर्डर है आपका। ऑर्डर एब्सोल्यूट फाइनल है। अकाउंट ऑपरेशन में पेमेंट स्टॉप कर दी जाती है, यहाँ पे अमाउंट रेमिट कर दिया जाएगा। अटैचमेंट फाइनल नहीं है, ये फाइनल है। बैंक का क्या रोल है, फ्रीज कर दो और इन्फॉर्म कर दो कस्टमर को। और पे यहाँ पे कोर्ट को कर दिया जाता है फाइनली। अब कई बार क्या है, बैंक क्या करेगा, या तो जो पैसा निखिल वर्मा जी के अकाउंट में पड़ा है ना, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं कि ठीक है इस अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन ना हो। ठीक है, टेम्परेरी टाइप का एक अकाउंट है जिसमें वो पैसा जो उनके अकाउंट में पड़ा था ना, वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे कि गलती से भी कोई पेमेंट ना हो जाए उनके अकाउंट से, या तो फिर उनका अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है। चलिए, अब मिस्टर वर्मा ने मेंटेन किया है बोथ सेविंग अकाउंट जिसमें क्रेडिट बैलेंस है और एक कैश क्रेडिट अकाउंट है उनका डेबिट बैलेंस, सेम बैंक में। ठीक है। तो बैंक कैसे डिटरमाइन करेंगे अटैचेबल अमाउंट, सिर्फ अटैच करेंगे सेविंग अकाउंट बैलेंस, या बोथ अकाउंट सेपरेटली अटैच करेंगे, या फर्स्ट सेट ऑफ डेबिट बैलेंस और अटैच करेंगे अगर कोई नेट क्रेडिट रह जाता है, या डू नॉट अटैच एनी अमाउंट। देखो, सी हमारा सही ऑप्शन है। क्यों, जब भी कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं ना, तो क्या किया जाता है, बैंक का राइट ऑफ सेट ऑफ है, नेट क्रेडिट बैलेंस ही अटैच होगा। राइट। तो जो नेट क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा ना, दोनों को एडजस्ट करके वो अटैच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्निशी ऑर्डर इशू किया गया था इन द नेम ऑफ मिस्टर निखिल वर्मा, हमने अंडरस्टैंड किया। बट उनका एक ज्वाइंट अकाउंट भी था वाइफ के साथ, कौन से मोड पे, आइदर और सर्वाइवर मोड पे। तो करेक्ट लीगल पोजीशन क्या है, क्या करेगा बैंक, इंटायर ज्वाइंट अकाउंट बैलेंस अटैच कर दिया जाता है क्या, या 50% अटैच होगा, या ज्वाइंट अकाउंट बैलेंस अटैच नहीं होगा इस सिनेरियो में, या ज्वाइंट अकाउंट फ्रोजन कर दिया जाएगा अंटिल कोर्ट क्लैरिफिकेशन। तो देखो, अटैच ही नहीं होगा। अब समझते हैं क्यों। देखो, जब भी गार्निशी ऑर्डर आता है और ज्वाइंट अकाउंट की कंडीशन है, गार्निशी ऑर्डर आया, सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि गार्निशी ऑर्डर किसके नाम पे आया, निखिल वर्मा जी के नाम पे, इन वन पर्सन नेम आया। और अकाउंट क्या है, ज्वाइंट अकाउंट, कौन से मोड पे, आइदर और सर्वाइवर पे। तो ज्वाइंट अकाउंट बैलेंस अटैच नहीं होता इस सिनेरियो में, क्योंकि जो मनी है ना, दैट बिलोंग्स टू ऑल ज्वाइंट होल्डर। तो दोनों में से कोई एक अकाउंट ऑपरेट करता है आइदर और सर्वाइवर में। तो ऑर्डर बाइंड ओनली द नेम्ड पर्सन, तो इसलिए वो बैलेंस अटैच नहीं हो रहा आइदर और सर्वाइवर मोड पे। बट अगर सिमिलर कंडीशन है और आपका ऑपरेशनल मोडेलिटी क्या यूज हुई है, फॉर्मर और सर्वाइवर, मतलब इस पे आपका ज्वाइंट अकाउंट है इस मोड पे, तो बैलेंस अटैच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मर और सर्वाइवर में हमें क्या पता है कि फॉर्मर लाइफ टाइम के लिए अकाउंट हैंडल करता है ना, ऑपरेट करता है। फॉर्मर की डेथ हो जाती है, फिर सर्वाइवर के पास राइट जाता है। ठीक है। ओके। चलिए, अब अगर कोर्ट ऑर्डर नेम करता ऑल ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को, तो बैंक क्या करता, अटैच करता ज्वाइंट अकाउंट बैलेंस एज वेल एज इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ दोस होल्डर ऑल्सो। अगर दोनों के नाम पे आया होता गार्निशी ऑर्डर मिस्टर निखिल वर्मा अलॉन्ग विद वाइफ मिसिस प्रिया वर्मा, तो दोनों के ज्वाइंट अकाउंट बैलेंस भी अटैच होता और इंडिविजुअल अकाउंट भी। ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करना है साथ में। वैसे तो ऑर्डर में अमाउंट स्पेसिफाई होता है, अगर नहीं अमाउंट स्पेसिफाई है तो जितना अमाउंट पड़ा है ना आपके अकाउंट में वो फिर अटैच हो जाता है। चलिए, तो ये थोड़ा सा समराइज कर दिया कि थोड़ा इजी रहे आपके लिए जानना। सिंगल नेम ऑर्डर था मिस्टर निखिल वर्मा के नाम पे, आइदर और सर्वाइवर मोड था, नहीं अटैच किया हमने। सिंगल नेम ऑर्डर था फॉर्मर और सर्वाइवर मोड पे, यस अटैच। ऑर्डर नेम ऑल ज्वाइंट होल्डर, तो यस विल बी अटैच, इंडिविजुअल अकाउंट भी और ज्वाइंट होल्डर अकाउंट भी। ओके। चलिए नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा का फिक्स डिपॉजिट है 2,80,000 का, लियन कितना है 2 लाख का, ऑलरेडी मार्क। राइट। कोर्ट ऑर्डर में क्या बोला गया कि जो बैंक में पैसा पड़ा है ना बैंक अकाउंट में, वो अटैच करना है। व्हाट अमाउंट इफ एनी इज अटैचेबल, कितना अमाउंट अटैच होगा, एंटायर फिक्स डिपॉजिट, नो अमाउंट, इक्वल अमाउंट टू लियन, या अमाउंट इन एक्सेस ऑफ लियन। देखो,
एक चीज आप समझ लीजिए, जब भी आप लियन या सेट ऑफ वगैरह देखेंगे ना और गार्निशी ऑर्डर होगा, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बैंक के राइट को। लियन सेट ऑफ को प्रायोरिटी दी जाएगी, गार्निशी ऑर्डर यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि बैंक अपना पैसे पहले कवर करेंगे। तो डी हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे। और बैंक का राइट ऑफ लियन क्या है? प्रायोरिटी मिल रही है ना उसको गार्निशी ऑर्डर पे। तो जो लियन से पैसा जो बैंक का था रिकवर करना था, वो पहले रिकवर करेंगे, फिर जो पैसा रह जाता है ना वो अटैच होगा। तो एफडी थी 2,80,000 की, लियन 2 लाख का, एक्सेस क्या है 80,000, इसको अटैच कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी देखा गया था कि मिस्टर निखिल वर्मा का डिपॉजिट अकाउंट है फॉरेन बैंक में जो इंडिया के बाहर है। तो करेक्ट लीगल पोजीशन क्या थी? बैलेंस कैन बी अटैच्ड एज कस्टमर इज इंडियन रेजिडेंट, या बैलेंस कैन बी अटैच्ड आफ्टर ऑर्डर एब्सोल्यूट, या बैलेंस कैन नॉट बी अटैच्ड एज इट इज आउटसाइड इंडिया, या बैलेंस कैन बी अटैच्ड अगर कोर्ट ऑर्डर आपका जर्नल है। तो बैलेंस कैन नॉट बी अटैच्ड, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? देखिए, इंडियन कोर्ट की पावर इंडियन टेरिटरी तक ही रहेगी ना। अब इंडियन कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बाहर के बैंक अकाउंट में अप्लाई नहीं होगा, बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए जो बैलेंस उन्होंने होल्ड किया ना आउटसाइड, वो यहाँ पे अटैच नहीं होता। राइट, चलिए नेक्स्ट। अब मिस्टर वर्मा ने फर्निश भी की थी बैंक गारंटी, वैलिड है, इन्वोक अनइन्वोक्ड है, तो अमाउंट जो कवर करना था गारंटी के अंदर, तो अटैच होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? एज इट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, अभी डेट नहीं बना है ना, जो हमने पढ़ा, डेट नहीं बना। प्रॉमिस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पेमेंट करनी भी पड़ सकती है। तो पॉसिबिलिटी है अभी यहाँ पे, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी डेट नहीं है, तो अटैच नहीं होगा। और जब तक इन्वोक नहीं की जाती तो मनी इज पेबल, नो मनी इज पेबल। ओके, तो गार्निशी ऑर्डर हमारा अटैच कर रहे हैं सिर्फ डेट जो ड्यूज होते हैं, कॉन्टीजेंट ऑब्लिगेशंस नहीं अटैच कर रहा। राइट, तो इसी के साथ हमारी ये केस स्टडी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा गार्निशी ऑर्डर के बारे में। तो कई बार क्या होगा कि जैसे एग्जाम में क्या होता है कि ज्वाइंट अकाउंट के ऊपर ही एक छोटी सी केस स्टडी गार्निशी ऑर्डर पे आ गई, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ गए, सिंगल स्टेटमेंट्स आ गए, तो हमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना था इस केस स्टडी में अलोंग विद द दिस क्वेश्चंस की, अगर कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आता है कि हम एग्जाम में अच्छे से कर पाए, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो जैसे अभी जैब में 2026 पास आ रहा है धीरे धीरे, मार्च में क्लोजिंग रहती है, तो मार्च को तो आप निकाल ही दो, तो काफी कम टाइम रह गया आपकी प्रिपरेशन में। तो ऐसे में अभी से प्रिपरेशन करेंगे ना, तो लास्ट टाइम पे आपको पैनिक फील नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यू नीड अ कोर्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बट यू कैन डू, आपको जाना है एडुटैब की वेबसाइट पे, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द edutap.in, कोर्सेज में जाइए, कोर्सेज में जैप कोर्सेज को एक्सेस कीजिए। जैप कोर्सेज में जाके ना आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट मास्टर कोर्स, और एक लाइव क्रैश कोर्स आपको दिख रहा है, और एक टेस्ट सीरीज विजिबल है। तो कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कीजिए। इसमें आपको 15-15 मिनट्स की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, जैसे जैसे टाइम लगता है देखते जाइए, आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। फिर रिवीजन के तौर पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो मास्टर कोर्स आपके लिए बहुत बेटर चॉइस रहेगी। सॉल्व पीवाईक्यू मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फ्लैट 75% ऑफ, जैन 75 कोड यूज कीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं आईएफएस का, पीपीबी, एएफएम का, आरबीडब्ल्यूएम का, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि क्लासेस किस लेवल की है, नोट्स कैसे मिलते हैं, क्विजेस कैसी है। नो वरीज, आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे फ्लैट 99% ऑफ है, आपको ₹1 में आपको पता चल जाएगा कैसी क्लासेस हैं, नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, और क्विजेस किस लेवल की है। बट अगर आप कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इन जस्ट 60 लाइव क्लासेस आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, यानी 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। ओके,
और टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट है, या तो आपकी क्लासेस मॉर्निंग रहेगी या इवनिंग रहेगी। मॉर्निंग टाइमिंग क्या 7 AM टू 9 AM, इवनिंग 7 PM टू 9 PM। अब ड्यू टू सम रीजन कई बार क्या होता है हम नई क्लास अटेंड कर पाते, बट बेटर तो ये रहता है कि आप लाइव क्लासेस को मिस ना कीजिए। बट अगर ड्यू टू सम रीजन मिस होगी तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे भी बाकी चीजें आपको सेम मिल रही है, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड क्या है, जैन 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ, राइट। अब अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। ऐसा है ना कि मई 2026 तक आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। सॉल्व पीवाईक्यू मिल रहे हैं आपको इसमें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, तो प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे आप, एग्जाम टाइम में पैनिक फील नहीं होगा और अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कोड है जैन 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ। साथ के साथ कई बार क्या होता है कि कई बार हम मोटिवेटेड ही फील नहीं करते एग्जाम करने के, है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा कैसे कौन सा सब्जेक्ट पहले किया जाए। तो आप हमारी मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है जहाँ पे आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। ओके, बट स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, जो ये नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।